मानते हैं कि या फिर ऐसा सोचते हैं कि आपको एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करनी है, वो सिटी थोड़ा दूर है, तो आप अपने व्हीकल से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, आप जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी मदद ले रहे हैं, जैसे कि आप बस, ट्रेन या फिर एरोप्लेन की मदद ले रहे हैं। एंड आप दूसरी सिटी में पहुंचते हैं एंड आपसे कहा, जब आप उस सिटी में पहुंचते हैं तो आपको थोड़ा वियर्ड फील होता है, कहाँ आ गया हूँ मैं, उतना सही स्टेशन पे हूँ बट ये वैसी सिटी नहीं है कि जैसे मैं इतने सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ, आज इतना अलग क्यों लग रहा है। ये तो छोड़िए, फिर भी एक सिटी कहानी होगी। मान लीजिए कि आप एरोप्लेन में चढ़ते हैं, आप दूसरी कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, आपको कहीं दूसरी कंट्री जाना है, कि दूसरी कंट्री ट्रैवल करना है, आप कंट्री ए में रहते हैं, आपको कंट्री बी में जाना है। तो आप जब कंट्री ए के एरोप्लेन में बैठते हैं, कंट्री बी पे उतरते हैं, तो इमिग्रेशन पे जब आप पहुंचते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपको रोकते हैं एंड आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, आपको डिटेन कर लिया जाता है, नॉट एग्जैक्टली अरेस्ट बट आपको डिटेन कर लिया जाता है। आप पूछ सकते हैं सवाल जवाब क्यों रहे, क्या हो गया, मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया। एंड ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपसे ये कहते हैं कि ये आपका पासपोर्ट नकली है। वो नकली क्या मतलब, नकली है, कहते हैं जिस कंट्री से आप आए ऐसी कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और आप उस कंट्री में बहुत सालों से रह रहे हैं, उसका अपना एक हिस्ट्री है, अपनी एक जोग्राफी है, एंड इट्स वेरी वेल नोन हिस्ट्री, उसकी अपनी कहानी, उसकी अपनी करेंसी है, उसकी अपनी एक लैंग्वेज भी है, पर ऐसी कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसी कुछ कहानी है जुलाई 1954 की, टोक्यो का हानेडा एयरपोर्ट, जिसको आप टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। इसका कुछ ऑल्टरनेटिव वर्जन भी निकले 1960 में, जॉन एलन नाम के एक इंसान की भी कहानी निकली, बट यहाँ पे बात करते हैं जुलाई 1954 की, टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आम दिन था, नॉर्मल दिन था, एक फ्लाइट लैंड करते टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी, और बाकी सब लोग वहाँ पे गुजर रहे होते हैं, इमिग्रेशन करा रहे होते हैं, सबको नॉर्मल होता है। एक आदमी निकलता है जो कि यूरोपियन था एंड कॉकेशियन था, यूरोपियन फीचर्स थे उसके। इमिग्रेशन के लिए पहुंचते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास, अपने डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह सबमिट करता है, उससे पूछा जाता है कि आप यहाँ पे किस काम से आए हो, आप कहते हैं कि मैं इस कंपनी के काम से आऊँ, मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ। इमिग्रेशन में जितनी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो बताते हैं, इतने दिनों के लिए हाँ ये काम से आऊँ, ये सब वगैरह। वो कहते हैं ओके फाइन। अब जब उसका पासपोर्ट लिया जाता है तो आप इमिग्रेशन ऑफिसर्स काफ़ी दंग रह जाते हैं, कहते हैं ये क्या है, ये कौन सी कंट्री का पासपोर्ट है। वो सब पूछते हैं आप कौन सी कंट्री से आए हैं, वो कहते हैं मैं टॉरेड कंपनी से आया, टॉरेड कंट्री से आया, टॉरेड TAURED, वो मैं टॉरेड से आया। इमिग्रेशन ऑफिसर कहते हैं हमको थोड़ा डाउट हो रहा है आप पे, आपके आइडेंटिटी पे, आप एक काम करिए हमारे साथ चलिए। वो कहता पता नहीं क्या बात हो गई, पूछते क्या हो गया, मतलब बहुत परेशान हो गया था वो, ऐसा उसने क्या कर दिया है। तो उसको इमिग्रेशन ऑफिसर्स एक दूसरे रूम में लेके जाते हैं, उससे पूछताछ शुरू होती है, और यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, पूछ रहे हैं उससे कि ये क्या, आप कौन सी कंट्री से आए हो, कहता है टॉरेड से आया हूँ। उससे टॉरेड नाम की कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा कोई देश है नहीं। बोले क्या बात कर रहे हो आप यार, टॉरेड देश नहीं है, मतलब मैं पागल हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे पासपोर्ट है यहाँ पे सामने, मेरे पास करेंसी है वहाँ की, मेरा देश हज़ारों साल पुराना है, उसका अपना इतिहास है, वहाँ की उसकी लैंग्वेज है। बड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, लोग यहाँ पे शक होने लगता है कोई जासूस वगैरह तो नहीं है, कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं है, धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। बड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद होता ही ये है कि उससे कहते हैं चलो ठीक है, एक काम करो आप, हम आपको मैप प्रेजेंट कर रहे हैं, इस पर देख के बताओ कि कंट्री कहाँ एग्जिस्ट करती है। वो मैप में देखता है ये कहाँ से हूँ मैं, और वो अपनी उंगली प्लेस करता है एक देश पे जो कि है एंडोरा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत ब्यूटीफुल नेशन, बहुत छोटा देश है, ब्यूटीफुल नेशन है, बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस, फ्रांस और स्पेन के बीच में आता है वो एंडोरा। वो कहता है यहाँ से आया हूँ मैं, पर यहाँ का नाम अलग क्यों रखा हुआ है, मैं तो टॉरेड हूँ, ये टॉरेड है, ये एंडोरा नहीं है, टॉरेड है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, उथल पुथल हो जाती है। वो कहते हैं मैं अपनी कंपनी के काम से आया, आप जिस होटल में रुकने वाला हूँ वहाँ पे आप सब कुछ पता कर लो ना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। यहाँ पे बातचीत शुरू होती है। अब जिस कंपनी के काम से आया था वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, प्लस जिस होटल का उसका नाम तो सही था, लेकिन उस होटल में उस इंसान के नाम में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, एब्सोल्युटली नथिंग, उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है अभी, कुछ भी। तो बड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन चल रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, अब करें तो क्या करें इसके साथ भाई। यहाँ बहुत क्वेश्चन होते हैं, सवाल जवाब, वो भी परेशान है, इमिग्रेशन ऑफिसर भी परेशान है, क्योंकि उसकी बातचीत से तो लग रहा है कि कोई सच ही बोल रहा है। कोई अगर स्पाई आएगा भी, अगर कोई जासूस आएगा तो एक ऐसी कंट्री का नाम क्यों रखेगा जो कि कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है।
वो कहते हैं ठीक है, एक काम करते हैं, हम आपको एक फ़िलहाल एक रूम में लेके जा रहे हैं, होटल रूम में लेके जा रहे हैं एंड आपके बाहर कुछ गार्ड्स एंड इमिग्रेशन ऑफिसर रहेंगे ताकि आप उस रूम से एग्ज़िट ना कर पाएँ, क्योंकि हमको भी अपनी तहकीकात करनी है। वो कहते हैं ठीक है, लेकिन उसके बदले में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ सबमिट करना होगा। उस इंसान के पास कुछ ऑप्शन था भी नहीं। वो कहता है ठीक है, श्योर, आई डू दैट, व्हाटएवर यू से। एंड उसको एक होटल रूम में लेके जाते हैं एंड उस रूम को बाहर से बंद कर देते हैं ताकि उस रूम से कोई एग्जिट ना कर पाए। और उसका सब एक ही दरवाजा है, होटल रूम का एक ही दरवाजा है एंट्री और एग्जिट का, और बाहर गार्ड्स वगैरह बैठे हुए हैं। अब होता ये है कि गार्ड्स पे नज़र तो रखे होते हैं, अंदर और रूम में भी परेशान हैं, सब लोग बहुत हौच पौच हुआ पड़ा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसका डिटेंशन का उसको जो जिसको डिटेन किया हुआ था उससे कुछ सवाल जवाब करने होते हैं, अपनी तहकीकात करनी होती है, तो उसको रूम खोलते हैं, उसको बोलते कि आ जाइए। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। जो मास्टर की थी उसके थ्रू रूम खोलते हैं एंड देखते उस कमरे में कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। रूम एकदम नीट एंड क्लीन है, उसका सामान, बैग, कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं है मौजूद वहाँ पे। बहुत कंफ्यूजन वाला स्टेट है। वहीं पे जो उसका पासपोर्ट डॉक्यूमेंट जब्त किए गए थे वो भी जा चुके हैं, गायब। उस इंसान का वजूद है ही नहीं, थोड़ा सा भी। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। इसके बारे में बहुत कुछ तहकीकात भी होती है, लेकिन कुछ ठोस सबूत नहीं मिलता कि वो इंसान गायब कैसे हो, यानी यहाँ पे आया कैसे। अब इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है अलग अलग टाइप। अब इसके बारे में हुआ क्या है, इसको फिलहाल तो अर्बन लेजेंड के नाम से कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई आई विटनेसेस नहीं है, इसका कोई ठोस एविडेंस नहीं है, कुछ रिकॉर्डिंग नहीं है। मोर थिंग कि अगर कोई ऐसे इंसिडेंट होते भी है ना, तो उनके बारे में कोई बात नहीं की जाती है। अब ये सच है झूठ है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये काफ़ी पॉपुलराइज ज़रूर हुआ था 1960s में, 70s एंड जैसे मैं आपको बताया अभी अर्बन लेजेंड बन चुका है। इसको नकारा जा सकता है बिकॉज एविडेंस नहीं है, पर इसको काफ़ी लोग मानते भी हैं कैसे हुआ है। आज यहाँ पे कुछ थ्योरीज निकल के आती हैं, 3-4 थ्योरीज हैं कि ऐसा क्या क्या हुआ है। सबसे पहली चीज़ कि होक्स ना फैल जाए, एग्जैजरेटेड वर्जन है, इसलिए शायद इस कहानी को दबा दिया गया ताकि लोगों तक बाहर ना जाए, मास हिस्टीरिया ना हो जाए कि पैरेलल यूनिवर्स जैसी चीज़ें कोई कुछ है, कोई ऐसा इंसान एक ऐसी कंट्री से है। दूसरी चीज़ जैसा मैंने आपको मेंशन किया, पैरेलल यूनिवर्स, वो एक और यूनिवर्स से आया था एंड मे बी जब वो सोया फ्लाइट में तो उसकी कॉन्शियसनेस अपने देश से वो जो निकला, जापान लैंड होने के लिए, उसकी कॉन्शियसनेस किसी और इंसान के शरीर में आ गई जो कि इस देश में रहा करता था, या फिर कुछ ग्लिच हुआ, सोते सोते वो उस दूसरे यूनिवर्स में आ गया समहाउ। और वह जब ग्लिच ठीक हुआ तो उसका जितना भी वजूद था वो भी उसका चला गया, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग विच बिलोंग टू हिम वो उसके साथ वापस चले गए अपने देश में, अपनी जगह पे, अपने यूनिवर्स में। दूसरी थिंग वुड बी वो एक टाइम ट्रैवलर है, मतलब वो गलती से टाइम ट्रैवलर बन गया, वो टाइम ट्रैवलर है भी नहीं, उसको जाना कहीं और था, वो मे बी गलत एरा में आ गया, गलत फ्लाइट में बैठ गया और वो 1954 में आम पहुंचा। एक चीज और हो सकती है कि इट कुड बी एन इवेंट ऑफ एस्पिनाज। ऐसा माना जाता है कि वो जो इंसान था वो एस्पिनाज की सर्विस, मतलब वो स्पाई था, जासूस था, किसी देश से आया था। लेकिन यहाँ पे फिर डाउट होता है कि स्पाई था, जासूस था, तो वो एक फेक कंट्री का पासपोर्ट क्यों लेके आएगा, फेक कंट्री जिसको सबसे पहली चीज एक बार में अगर पकड़ा गया तो डिबंक कर लिया जाएगा चुटकी में। ऐसा क्यों होगा? लेकिन यहाँ पे डाउट और ज़्यादा बढ़ते हैं कि फेक कंट्री नहीं हो सकती है, क्योंकि वो उसकी करेंसी, उसके पास का पासपोर्ट है और पासपोर्ट भी काफ़ी लेजिटिमेट था, बिकॉज उसके वो अलग अलग देशों में ट्रैवल करता था और आके वीजा स्टैंप्स वगैरह ठप्पे लगे हुए थे। तो हुआ क्या इस इंसान के साथ कुछ नहीं पता एग्जैक्टली आगे क्या हुआ, कहाँ गया वो। बस सडनली वो आता है एक इंसान, जापान उतरता है हांडे एयरपोर्ट पे, टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग गायब हो जाता है अपने सारे सामान के साथ। उस रूम से निकलने का कोई तरीका भी नहीं था कि कहीं छेद कर दिया उसने, निकले कहीं से, और निकला भी तो जो उसके पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है वो तो ऑफिसर्स के पास है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास, वो कैसे लेके भागा वहाँ से इतनी सिक्योरिटी से। अभी कहानी सच है झूठ है ये तो कभी नहीं पता चल पाएगा, बट जैसे मैंने बताया, दो बार मेंशन भी किया कि अर्बन लेजेंड जरूर है ये। मानने वाले मानेंगे भी, ना मानने वाले ना मानेंगे। एंड अगर सच में ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो उसके कुछ एविडेंस नहीं मिले, एंड सच में अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो शायद इसको दबाया भी गया ताकि ऐसी चीज़ें बाहर निकल के ना आ जाए कि ऐसी चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है। एक शो है मुझे काफ़ी पसंद, 90s का था, दी एक्स फाइल्स।
उसमें ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग केसेस आते थे। अगर आप लोगों ने देखा तो ज़रूर देखिएगा। उसका जो ओपनिंग म्यूजिक है, थीम म्यूजिक, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ था। वो उसके ऊपर मीम्स बनते थे, इल्यूमिनाटी वाली मीम्स। बट एनीवे, दिस वाज स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम टॉरिड। इसके बारे में आप और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके केस स्टडी बहुत ज़्यादा मौजूद है। एंड आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या पर्सपेक्टिव इस चीज़ को लेके? क्या सच में ग्लिच इन द मैट्रिक्स हुआ, जिसकी उसको जाना गया और था कहीं और गया? सच में ऐसा ग्लिच इन द मैट्रिक्स होता है, या फिर जब ये सब एक कहानी है, बेकार कहानी है? आपके जो भी थॉट्स हैं, प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। माय नेम इज़ अवनीत भारद्वाज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।